सबसे पहले तो मुझे आज ये कहते हुए खुशी होती है कि आम आदमी पार्टी ने कैप्टन अरुण हुड्डा को पायलट अरुण हुड्डा को आप यूथ लीग का प्रेसिडेंट बनाया हरियाणा स्टेट। हरियाणा के अंदर युवाओं की सबसे ज़्यादा दुर्दशा हो रही है। भारत सरकार के रिकॉर्ड के हिसाब से 26% बेरोजगारी हरियाणा के अंदर है, परंतु मैं 18 से 28 वर्ष के युवक की बात करूं तो 80% बेरोजगारी है। बेरोजगारी की वजह से युवक आत्महत्या करते हैं, बेरोजगारी की वजह से युवक नशे के रास्ते पर चलते हैं, बेरोजगारी की वजह से युवक गुनाह के रास्ते पर चलते हैं। पेट की भूख को बुझाने के लिए जो पढ़े लिखे नौजवान डिग्री लेके घूम रहे हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। 25 पेपर लीक हुए। पेपर लीक के मामले में पूरी ज़िंदगी वो तैयारी करता है और फिर ओवरेज हो जाता है। उसके दिमाग के ऊपर क्या गुजरती है, कितनी पीड़ा को वो सहन करता है। पिछले 3 साल से ना जनरल फौज की भर्ती खुली यहाँ पे और ना ही हरियाणा सरकार ने अपनी भर्तियों में कोई इजाफा किया। जितनी भर्तियाँ थी एक दो बहाना लेकर उनको टालते थे। हरियाणा के स्कूलों की अगर मैं बात करूं, टीजीटी के, पीजीटी के और प्राइमरी टीचर, लगभग तीनों की मिला के 60,000 के करीब सीटें खाली है। 1,000 से ऊपर हेडमास्टरों की सीट खाली है। दर्जनों स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे एक भी अध्यापक नहीं है, एक भी अध्यापक। ये हरियाणा की पोजीशन है। मैं यमुनानगर की बात करूँ, मैं कोसाम की बात करूँ, ये स्थिति भयानक है। युवा परेशान है, समझ भी नहीं आ रहा उसको कि सरकार उससे क्यों दुश्मनी ले रही है, सरकार युवाओं को इतना इग्नोर क्यों कर रही है। किसी भी देश को बदलने के लिए सबसे ज़्यादा काम युवा करता है और हरियाणा का युवा, अगर मैं देशभक्ति की बात करूं तो हर 10वां युवा फौजी है पूरे फौज के अंदर। अगर हम बात करते हैं युवाओं की, उन युवाओं की समस्याओं से लड़ने के लिए हरियाणा में युवा के उचित स्थान पे संघर्ष करने के लिए, उसको दिलवाने के लिए ये जिम्मेदारी अरुण हुड्डा के कंधों को पटा ली है। मैं अरुण से बात करूंगा कि आपसे बात सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार और धन्यवाद कि आज मेरे आप जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन पर आप मेरे साथ हैं। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय ओजस्वी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करते हुए मैं डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता जी का, हमारे सह प्रभारी दिनेश जी का, अनुराग ढांडा जी का, संगठन मंत्री प्रभाकर जी का, काजान साहब का और सभी पार्टी के पदाधिकारियों का, महाराज जी यशोजी जी का धन्यवाद करता हूं कि पार्टी ने मुझ पर विश्वास दिखाया है और एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मेरे को दी है और इन सबको मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस जिम्मेदारी को मैं 24 घंटे काम करते हुए निभाऊंगा। और जो प्रदेश में युवाओं की बहुत बड़ी दुर्दशा हो गई है, उसके ऊपर काम करना हमारा अहम मकसद रहेगा, क्योंकि युवा किसी भी सत्ता का सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी भी होते हैं। और जिस सत्ता में युवाओं के साथ दुर्व्यवहार हो, युवा परेशान हो और वो बेरोजगार हो, तो वो सत्ता अपने अंत की ओर अग्रसर होती है, ऐसा चाणक्य जी ने कहा। तो ये बीजेपी सरकार अपने अंत की तरफ जा रही है, क्योंकि इन्होंने युवाओं के साथ जो धोखा किया, वादा तो करोड़ों रोजगार का था, लेकिन कुछ चंद रोजगार निकलते हैं तो वो पेपर लीक होते हैं या उनमें खर्ची पर्ची और सेटिंग के माध्यम से नौकरियां लगती हैं। टीजीटी, पीजीटी या किसी अन्य डिपार्टमेंट की बात करें तो 7-7, 10-10 साल हो गए, नौकरियां नहीं निकली हैं। और बेरोजगारी का ये आलम है
कि आज एक बच्चा जो बचपन में जिसने सपना लिया था सेना में जाने का, उसको इस सरकार की नाकाम नीतियों के कारण मात्र 23 साल की उम्र में आत्महत्या करने को जो मजबूर हो गया, ये आलम इस प्रदेश में युवाओं का हो गया। ये बेरोजगारी सिर्फ बेरोजगारी नहीं है, ये काल के रूप में युवाओं को निगलना चाहती है। और हम चेताना चाहते हैं बीजेपी सरकार को कि ये हम होने नहीं देंगे, कि लाखों करोड़ों युवाओं के साथ आम आदमी पार्टी का जो यूथ संगठन है, सभी साथी हम मिलकर उनके हकों की लड़ाई लड़ेंगे और जहां कहीं भी बात आएगी उनके साथ खड़े मिलेंगे। इस सरकार पर हर संभव दबाव डालेंगे कि जल्दी जल्दी नौकरियां निकालें, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करें और नौकरियां जो निकले बहुत जल्दी कंप्लीट हों, क्योंकि 10-10 साल 8-8 साल में कोई नौकरियां कंप्लीट होने का कोई औचित्य होता नहीं है। 3 साल 4 साल सेना की भर्तियां लेट हैं, तो हम तो मांग करते हैं सेना से भी कि फिर 23 की उम्र क्यों कर रहे हैं उनकी, जिस युवा की उम्र 23 होनी थी उसकी उम्र बढ़ा दो। और फ्री फेयर सिलेक्शन होना चाहिए, जो केजरीवाल जी ने दिल्ली में करके दिखाया था। भ्रष्टाचार और करप्शन नहीं चलेगा बिल्कुल। जो नौकरियां होंगी वो फेयर होंगी, फेयर सिलेक्शन होंगे, काबिल युवाओं को रोजगार मिलेगा, जैसा कि स्कूलों का और अस्पतालों की व्यवस्था दिल्ली में की है और पंजाब में कर रहे हैं, ऐसी नौकरियों की व्यवस्था भी हरियाणा में करेंगे। ये 2023 और 24 तक का टाइम है सरकार के पास, या तो वो सुधर जाएं वरना 2024 में हम आ रहे हैं। वो जितना कर सकते हैं कर ले, वरना 2024 में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की यहाँ सरकार बनेगी, तो हम अपने तमाम वादे पूरे करेंगे। कि वादे करते हैं तो निभाना भी जानते हैं और चट्टानों से टकराना भी जानते हैं। अच्छा अरुण जी, जिस टाइम आप डीयू के प्रेसिडेंट बने उस टाइम पे कांग्रेस ने श्रेय लिया था कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट दीपेंद्र हुड्डा ने, केजरीवाल तो उस टाइम नहीं थे, तो आज मन कैसे फैसला आपका? देखिए, जो डीयू का चुनाव जीता था वो इन्हीं लोगों की बदौलत मैंने जीता, जो आज मेरे साथ खड़े। रोहतक के लोग, यहाँ के युवा, गांव देहात के लोग, एक एक युवा ने जाकर, एक एक बड़े बुजुर्गों ने जाकर, काका ताऊओं ने, सभी लोगों ने जो जाकर मेहनत की थी संगठित होकर, उसी का परिणाम था कि हम यहाँ पर चुनाव जीते। और आज सब लोग वो आम आदमी के पार्टी के साथ जुड़कर मेहनत करना चाहते हैं। मेरा सवाल ये है, उस टाइम केजरीवाल उस टाइम तो नहीं, क्योंकि पंजाब का चुनाव जीतने के बाद आप लोग एकाएक आप पार्टी की तरफ चले गए, क्योंकि 2.5 साल तो हरियाणा सरकार को वैसे भी हो और उस टाइम भी केजरीवाल थे, आप उस टाइम भी अच्छाइयाँ थी, हालांकि अब तो थोड़ा चेंज पूरे उसमें हुआ है, लेकिन उस टाइम का तो बिल्कुल जो नई पार्टी थी और बहुत अच्छाइयाँ सामने आ रही थी, उस टाइम क्यों नहीं है? नहीं, जब हमने चुनाव लड़ा था तो आम आदमी पार्टी का गठन हुआ नहीं था उस टाइम, पहली बात। और आज की बात हो कि सत्ता की लालसा नहीं, सत्ता की लालसा उधर है जहाँ पर बर्तनें खड़कना शुरू हो गई, जहाँ पर धुआं उठना शुरू हो गया। और सत्ता की लालसा उधर है जो युवाओं को, किसानों को, गरीब को, मजदूर को दबाकर कुर्सी पर बने रहना चाहती। आम आदमी पार्टी तो आम लोगों के लिए काम करना चाहती, उनको ऊपर उठाना चाहती, सत्ता में भागीदारी करना चाहती, सबके सम्मान और सबके विकास की बात करती। तो हम तो उनके साथ मिलकर काम करेंगे और इस देश और प्रदेश का विकास करेंगे। गुप्ता जी, आपसे बात करें जी, जिस तरह से आप भावनात्मक रूप से युवाओं को कहते हैं कि भाई बेरोजगारी है, सब जानते हैं बेरोजगारी है, आत्महत्याएँ भी होती हैं, युवक परेशान हैं, आपके पास ऐसा क्या फार्मूला है कि सभी को आप सेटिस्फाइड कर देंगे, सबको रोजगार दे देंगे? मैं आपको बताऊँ, दिल्ली सरकार ने अपनी शिक्षा नीति के अंदर सबसे पहले रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला सिलेबस लगाया। दिल्ली के स्कूलों के अंदर ये पाठ्यक्रम शुरू हो गया। सबसे पहले गवर्नमेंट स्कूल में किया, प्राइवेट स्कूल के अंदर भी इंट्रोड्यूस कर दिया, चाहे वो स्किल एंटरप्रेन्योर के माध्यम से किया, चाहे वो टेलीकॉलर के किया, डाटा ऑपरेटर के किया, अनेकों कोर्स उसके अंदर चलाया ताकि युवाओं को रोजगार मिले। हमने फेलोशिप प्रोग्राम चलाया ताकि युवा ईमानदार राजनीति के अंदर आ सके। हमने मंत्री के साथ, विधायक के साथ, मुख्यमंत्री के साथ, सांसदों के साथ में युवकों को पॉलिटिक्स की ट्रेनिंग देना शुरू की ताकि एक ईमानदार राजनीति बदल सके। हमने इसके साथ साथ रोजगार मेले लगवाए, हमने सरकार के अंदर इनोवेटिव वैकेंसीज निकाली, हमने
ई मार्केट के माध्यम से दुनिया भर के देशों को रोजगार बाजार बनाकर जो ट्रेडिशनल दुकानें थी उसके अंदर दुनिया भर के कस्टमर को ले जाना शुरू किया ताकि वहाँ पे रोजगार बढ़े और करें। हमने रोजगार बजट बनाया, पहली बार किसी सरकार ने रोजगार बजट बनाया 20 लाख बच्चों को नए रोजगार देने के लिए। हर डिपार्टमेंट को उसमें टाइम बाउंड शेड्यूल दिया, तो अनेकों ऐसी स्कीम निकाली है कि जिससे रोजगार मिले। और हरियाणा के अंदर भी सबसे पहले बात बता दूं, हमने दिल्ली के अंदर व्यापार फ्रेंडली नीति बनाई। हमने व्यापारी को चोर नहीं समझा। पिछले 10 साल में अब लगभग जब से अरविंद जी की सरकार आई है उससे पहले व्यापारियों को चोर समझाया जाता था, उनके यहाँ रेड होते थे। हमने बिजनेस डिपार्टमेंट को ख़त्म कर दिया। हरियाणा के अंदर भी पिछले 8 साल से नए उद्योग नहीं लगे। हम व्यापार फ्रेंडली नीति बनाएंगे ताकि नए उद्योग लगे, बच्चों को रोजगार मिले, कृषि पर आधारित रोजगार मिले। कृषि पर आधारित उद्योग यहाँ पे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है। फिर रोजगार मेले लगाने की ज़रूरत है। फिर जो सरकारी वैकेंसी इतनी खाली पड़ी हुई है उनको भरेंगे, ये तो उनको भी नहीं भरना चाहते। तो अनेकों ऐसे सिस्टम है। हमने पंजाब के अंदर भी किया। पहले कैबिनेट मीटिंग के अंदर हमने 35,000 अडोक कर्मचारियों को पक्का किया, 25,000 नए रोजगार निकाले। हमने दिल्ली में रोजगार दिए, हमने पंजाब में रोजगार दिया, हरियाणा में भी। गुप्ता जी, पंजाब में सरकार बनने के बाद खालिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंज रहे हैं और विपक्षी ये कह रहे हैं कि ऐसा तो होना ही। हाँ, विपक्षी ठीक कह रहे हैं क्योंकि उनका धंधा बंद हो गया, उनको सहन नहीं हो रहा। वो अपराध में लिप्त थे, नशे में लिप्त थे, भ्रष्टाचार में लिप्त थे। वो चाहते किसी भी तरीके से सरकार को अस्थिर करें और उनका वो धंधा दोबारा चले, परंतु भगवंत मान ने टाइट कर दिया, कानून अपना रास्ता ले रहा है। उसी दिन सेम डे पे वो चीज़ें कंट्रोल कर ली गई, उन ताकतों को बढ़ा दिया गया और उनको समझा दिया गया कि अब वो पुरानी बातें नहीं चलने वाली है, अभी आदतें छोड़ दो। तो ये खालिस्तान की नारे तो कहीं ना कहीं विपक्ष उकसा रहा है या विपक्ष के लोग हैं जो विपक्ष के लोग सत्ता को अस्थिर करने के लिए अपनी ताकतों का प्रयोग कर रहे हैं। विपक्ष के लोग जो 16,000 करोड़ रुपये पहले महीने में हमारा रेवेन्यू फालतू आया जो उनकी जेब के अंदर जाया करता, आप इस बात का अंदाजा लगा लें। नशे का कारोबार वो अलग करते थे, अवैध खनन का कारोबार अलग करते थे, ये सारे उनके धंधे बंद हो गए। पंजाब में भ्रष्टाचार बंद हो गया तो उनसे वो सहन नहीं हो रही। धीरे धीरे उनको आदत पड़ जाएगी ईमानदार सरकार के साथ चलने जो क्लैश और कानून अपना रास्ता लेगा, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई। जो क्लैश हुआ था, क्या उस क्लैश के पीछे भी जो वहाँ के राजनीतिक दल हैं, विपक्षी लोग हैं, वही शामिल थे? क्योंकि 100% वैसे तो कानून अपना इन्वेस्टिगेशन करके बताएगा, परंतु पटियाला के लोगों का कहना है कि जो राजनीतिक ताकतें रही है, जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व रही है, जो धर्म और जाति की राजनीति करती रही है, वो अपना खेल खेलना चाहती थी, जिसको सरकार ने कंट्रोल किया। मुख्यमंत्री ये मानते हैं कि मुख्यमंत्री ने माना है कि कंट्रोल करने में देरी हुई, तो कहीं न कहीं कोई घुसखोर रह गया या सेम डे कंट्रोल कर लिया गया। अगले दिन वहाँ पे कोई ऐसी घटना नहीं हुई। अगर एक्शन ले लिया जाए, उनको सजा दे दी जाए और इसके पीछे साजिश का पर्दाफाश हो जाए कि साजिश में कौन कौन इन्वॉल्व थे, तो मैं समझता हूँ पंजाब के लोगों को और विश्वास बढ़े। गुप्ता जी, जिस तरह से अभी अयोध्या में भी दंगे फैलाने की कोशिश की गई, मस्जिदों में कुरान फाड़ी गई, सुअर का मांस फेंका गया, सभी आरोपी हिंदू हैं। देखिए, मैं एक बात बताऊँ, आरोप और प्रत्यारोप की नीति, जाति और धर्म की राजनीति आम आदमी पार्टी करती है। मंदिर मस्जिद की राजनीति हम करते हैं। इनको मंदिर बनाना आता है, बनाया, इनका स्वागत, बहुत बढ़िया। इनको मस्जिद पे एक्शन लेना है, नहीं लेना है, ये इनका सब्जेक्ट है। हमारा सब्जेक्ट है तो भाईचारा कायम है, अच्छे स्कूल बने, अच्छे कॉलेज बने, बढ़िया बच्चों को रोजगार मिले, किसान की आमदनी उठे, महिला की सुरक्षा का काम आए, देश आगे बढ़े। हम चाहते हैं हिंदुस्तान विकसित हो। जो 75 साल से हिंदुस्तान है विकसित विकासशील श्रेणी के अंदर है, अब विकसित श्रेणी के अंदर है। अच्छा, ये मस्जिद पे बात चली है, जिस तरह से यूपी के अंदर मंदिर और मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए गए, ध्वनि प्रदूषण का नाम दिया जा रहा है कि वो खत्म किया, क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? क्या सारे देश में हटने चाहिए? मैं कह रहा हूँ, धर्म का काम धर्म के लोगों को कर रहे, तो सरकारों को इसमें क्यों पड़ना है? लाउड स्पीकर बढ़ने चाहिए, सरकार विकास का काम करे, लाउड स्पीकर बढ़ने चाहिए क्या? मैं कह रहा हूँ जी, ये लोग आपस में फैसला खुद कर लेंगे। सरकार ये मुद्दा क्यों बनाती है? सरकार लोगों को धर्म के नाम से बांटना क्यों चाहती है? क्या 2024 की तैयारी इस बेस पे करना चाहती है? हम ये कह रहे हैं, इस देश के अंदर जब बात होती है तो स्कूल की क्यों नहीं होती, हॉस्पिटल की क्यों नहीं होती, बिजली की क्यों नहीं होती, पानी की क्यों नहीं होती, रोजगार की क्यों नहीं होती, किसान के सम्मान की क्यों नहीं होती? बात करते हिंदू मुसलमान की क्यों? व्हाट फॉर? इससे क्या देश आगे बढ़ेगा?
देश को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षित रहना पड़ेगा, तभी देश विकसित होगा। गुप्ता जी का गुप्ता जी, कांग्रेस के लोग ये कहने लगे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में पूरी कमान आ गई, अब तो सरकार हमारी आनी है। और यही जो दीपेंद्र हुड्डा है उन्होंने भी कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस चले। देखिए, मैं परसों ये बयान पढ़ रहा था कांग्रेस के एक, मैं नाम तो नहीं लूँगा, नाम लेना अच्छी बात नहीं होती। उन्होंने कहा था कि बड़े नेता के खड़ा हो रखी है, कांग्रेस के नेता ने कहा। आज मैं भिवानी से आया हूँ, सवेरे मेरे भिवानी में कई प्रोग्राम थे, वहाँ पे कार्यकारी अध्यक्ष थे, परंतु वहाँ पे जिनका नाम आप ले रहे हैं, मैंने वहाँ को दर्शन करने तक के लिए नहीं, पूरा भिवानी हटा पड़ा। कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व कमजोर हो चुका है और राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ पे इसको संगठित करने में कामयाब नहीं है। कांग्रेस इस देश में या तो जीतती नहीं, जीतती तो बिक जाती है। एक दूसरे को खुद ही हराने के लिए काफ़ी, तो बाकी बाहर के लोग नहीं चाहिए। और अब बीजेपी को हराने के लिए लोग अरविंद केजरीवाल को देख रहे हैं, पप्पू के बस की बात नहीं है। गुटबाजी है कांग्रेस 100%। गुप्ता जी, जिस तरह से आप भिवानी गए हो और वहाँ पे जवान ने आत्महत्या की है, जो उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला वो कह रहे हैं कि उसमें काबिलियत नहीं थी, इसीलिए उन्होंने सुसाइड किया है, और अगर करते तो हरियाणा पुलिस की भर्ती भी आने वाली थी। देखिए, मैं कह रहा हूँ, भारत सरकार कह रही है कि 26% बेरोजगार है। ये बात करो मैं 18 साल से लेकर 60 साल के बीच, 18 से 28 के 80% बेरोजगार है। इसमें काबिलियत सारा, मतलब आप दुष्यंत जी को सारा हरियाणा का युवक बेकाबिल दिख रहा है, इसको नौकरी ना मिले। दुष्यंत जी को खुद अपनी काबिलियत पे गौर करना पड़ेगा। जिनके ऊपर उन्होंने वोट ली थी, उनको जब डंडे पड़ रहे थे तो वो कह रहे थे कानून अच्छा है, फिर माफी मांग के कानून वापस लिया। सोचना पड़ेगा। कहीं ना कहीं और कॉन्फिडेंस में आज जनसभा में ज्यादा कुर्सियां तो नहीं बिछवा दी थी आपको। देखिए, आज गर्मी का भयंकर समय है, सारी कुर्सियां भरी हुई थी। मैं भिवानी में लेट हो गया, भिवानी में 4-5 लोग आते हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा 12 बजे का टाइम था, मैं लेट 2 बजे पहुँचा। बैठे रहो। गुप्ता जी, जिस तरह से कहा जाता है, आपने कांग्रेस की बात की, कांग्रेस को धक्के मार देंगे, आम आदमी पार्टी जनता धक्के मार देगी, हम नहीं मार रहे। अच्छा। हरियाणा की जनता मार रही है कि जनता हालात इनकी देख रही है। आम आदमी पार्टी की या तो जमानत जब्त होती है या वो पूरा सफाया करती है। हरियाणा में क्या प्रोडिक्शन है? सफाया हरियाणा की जनता कर रही है, कर चुकी है। पिछले 1.25 साल से पंचायत के चुनाव डरते हुए नहीं करा रहे। पिछले 9 महीने से नगरीय निकाय का चुनाव नहीं करा रहे। भाजपा बुरी तरीके से डरी हुई है, इनका सफाया हो चुका है। सर, शिक्षा मंत्री ने कोई फरमान दिया कि 10 से ज़्यादा कम बच्चे होंगे स्कूल बंद कर दिए जाएंगे सरकार से। पहले अध्यापक तो हों, ऐसे अनेकों दर्जनों स्कूल है जहाँ पे एक भी अध्यापक नहीं है। पिछले 5 साल से टीजीटी की एक पोस्ट नहीं बनी, 2015 से 2022 आ गए, 7 साल हो गए। 7 साल में वो टीचर रिटायर हो रहे हैं, नए टीचर रख ले रहे। ऐसे ही 2012 से टीजीटी की कोई पोस्ट नहीं बनी। तो दिल्ली, पंजाब, अभी आपने भी अभी बोला एक ट्रम्प कार्ड यूज करती है, 300 यूनिट बिजली फ्री, पानी फ्री। ये ट्रम्प कार्ड को बाबा हर जगह आप यूज। अच्छा, क्या ये फ्री नेताओं के लिए होनी चाहिए, अफसरों के लिए होनी चाहिए? मैं सांसद हूँ, 50,000 यूनिट बिजली की फ्री मिलती है, कर दो ना बंद। मैं पूछ रहा हूँ, वैसे जिंदगी भर रेल यात्रा मुफ्त मिलती है, मेरे को, मेरी धर्मपत्नी को, एक मेरे असिस्टेंट को, और खाना भी फ्री मिलता है। मीटिंग के लिए टिकटें अलग से हवाई जहाज की मुफ्त मिलती हैं। तो ये सब कुछ लीडर और अफसर मिलके खाएंगे। देश की जनता का माल देश की जनता के पास जा रहा है, और उसके बाद इकलौती सरकार है हमारी जो 7308 करोड़ रुपये प्रॉफिट का बजट निकाल रही है। बाकी सारी सरकारें देश की और राज्यों की कर्ज की बोझ के नीचे दबी और घाटे की अर्थव्यवस्था है। अगर एक ईमानदार सरकार पैसा ना खाए ना खाना दे, जनता का टैक्स के पैसे से जनता को सुविधाएं वापस दे दे, तो वो सरकार अच्छी कहलाती है। गुप्ता जी आज की रैली को देखते हुए जन सैलाब आया था, आयोजकों को कोई विशेष दर्जा दिया जाएगा क्या? इस आम आदमी पार्टी में दर्जा आयोजक को देना, टिकट किसी को देना, मंत्री किसी को बनाना, जनता काम करती है। रोहतक की जनता जो कहेगी तो मिलेगा, नहीं कहेगी तो नहीं मिलेगा। प्रदेश में बिजली की किल्लत बहुत है सर, प्रदेश में बिजली की किल्लत बहुत है सर। हम रोजगार दे रहे हैं, दिल्ली के अंदर आप बात करें, हम रोजगार दे रहे हैं,
लेकिन फिलहाल अगर देखें दिल्ली में लगभग 10 साल से आपकी सरकार है, लेकिन फिलहाल दिल्ली में 11% बेरोजगारी दर है। तो आप हरियाणा की सारे हिंदुस्तान में सबसे कम बेरोजगारी दिल्ली के अंदर है, नंबर 1। नंबर 2 हिमाचल प्रदेश के अंदर सबसे कम है ना, सारे हिंदुस्तान में सबसे कम दिल्ली के अंदर है, नंबर 1। नंबर 2, हमने रोजगार बजट बनाया, 20 लाख नए रोजगार हम सृजन कर रहे हैं। ये दिल्ली सरकार है केवल, हिंदुस्तान के अंदर और किसी सरकार ने नहीं बनाया। हम ई बाजार बना रहे हैं, सारी दुनिया के लोग उन बाजारों के अंदर दुकान में घुस के शॉपिंग करेंगे कंप्यूटर के माध्यम से। दिल्ली में 11, हरियाणा में 26। सर मैं ये नहीं कह रहा, ये CEMI की रिपोर्ट करिए, मैं नहीं कह रहा। हरियाणा का कितना है ये देख लो। हरियाणा में 26% बेरोजगारी है। हरियाणा में सर 34.5%। 34.5 पर वहाँ जा रहा है सर, यहाँ से 3 गुना कम है ना। तो हरियाणा में है ना सर, दिल्ली में भी है 11%। मैं कह रहा हूँ कि फिर भी हमने इसलिए रोजगार बजट बनाया, 20 लाख नए रोजगार निकालने की योजना बनाई। गुप्ता जी, यहाँ पर अगर विधानसभा चुनाव हरियाणा में होते हैं तो CM का जो कैंडिडेट है आप किसे घोषित करेंगे? क्या आप अपना हिसाब लगा के देखो, आप में से कोई हो सकता है। हम तो जनता से पूछते हैं, जनता जिसको कहेगी, जनता जिसको कहेगी वो। हमने तो एक दे दिया आपको की तरह या बिना चेहरे के चुनाव? हम ये कह रहे हैं जनता चेहरा तय करेगी। आम आदमी पार्टी सर्वे कराती है, जिसको हरियाणा की जनता कहेगी ये मुख्यमंत्री होना चाहिए वो। क्या आप भी हो सकते हो? देखिए मेरा तो कोई विचार नहीं है, मगर पार्टी किसी को भी कहे, कोई भी हो सकता है। मैं भी आम आदमी हूँ, आप भी आम आदमी हो, आप भी हो सकते हो। प्रदेश में सर बिजली के लिए तो बहुत दिक्कत हुई है, परंतु सरकार कह रही है कि पूरे प्रदेश में बिजली की तबाही कर रखी है, और ये सिर्फ अडानी को लाभ देने के लिए षड्यंत्र रचा गया है। उसके भाव बढ़ाना चाहते हैं, उसके टेम्परेरी किल्लत कर रहे हैं ताकि जनता कम चिल्लाए। जिस प्रकार से इन्होंने महंगाई बढ़ा रखी है, बिजली के भाव भी बढ़ा रखे हैं। सर वैसे नवीन जयंती की वापसी कब कर रहे हैं? नवीन जयंत पार्टी के अंदर है, वापसी क्या जरूरत है? जब आदमी पार्टी के अंदर है ऑलरेडी, तो वापसी कहाँ से होनी है? वो कहीं किसी प्रोग्राम आते नहीं, किसी मीटिंग में जाते, किसी मीटिंग में नहीं पार्टी आते। के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के चंदा यूज नहीं कर रहे। पार्टी के 2.25 लाख कार्यकर्ता पंजाब चुनाव के बाद बने, लाखों कार्यकर्ता पहले। हर व्यक्ति हर मीटिंग में थोड़ी ना आता है। धन्यवाद।